हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्मार्ट स्टडी अड्डा में स्वागत है। हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 19 है। लेकिन उससे पहले जो प्रश्न कल आपको दिया गया था जिसका आंसर आपको बताना था, तो बताइए य और व में स्वर है, तो य और व में कौन सा स्वर है? अर्ध स्वर है, याद रखिएगा। अर्ध स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर मूल दीर्घ पूछे तो सिर्फ इनकी संख्या 3 होती है। अगर दीर्घ स्वर की कुल संख्या पूछे तो 7 होती है। इसके साथ ही ए, ओ और औ होते हैं। तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आपके सामने, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां है, लल्लू लाल है, कबीर दास है, रामचंद्र शुक्ल है। तो चिंतामणि पूछे किसकी रचना है? चिंतामणि। तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। बीजक किसकी रचना है? बीजक तो वो कबीरदास की है, जिसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रामायणी है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर। प्रेम सागर तो ये लल्लू लाल जी की है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो है इंसा अल्लाह खां है। यहाँ एक प्रश्न थे, आप सभी के 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप सभी इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है? वीर काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल या फिर बीज वपन काल। तो आदिकाल का नामकरण किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से बताया है। इसका आंसर आपको देना है। अगर पूछता है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कौन सा काल कहा है? वीर काल कहा है। आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने। तो याद रखेंगे आप सभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है, ध्यान रखेंगे। और आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखेंगे। और आदिकाल का नामकरण किसने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता हैं? जगनीक हैं, चंद्रबरदाई हैं, विद्यापति हैं या फिर स्वयंभू हैं? विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जो कि एग्जाम में बार बार दोनों रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। ठीक, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और एक है पदावली। पदावली ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। विद्यापति की तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो आप सभी याद रखेंगे। परमाल रासों के रचयिता बताना है, तो ये इसके रचयिता जो हैं जगनीक हैं। परमाल रासों को आल्हखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्हखंड। अगर पूछा जाए किसे आल्हखंड कहा जाता है, तो परमाल रासों को कहा जाता है। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चंद बरदाई की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो। अगर पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है, ध्यान रखिएगा। और किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। इसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन का, अल का या फिर अल का या अलम का? तो अलंकार में जो है अलम उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के
अर्थ के साथ जुड़ते हैं, ठीक? उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द में तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती? तो आपको बताना है किस प्रकार के शब्द में तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती है। तो संज्ञा के साथ तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती है। याद रखेंगे आप सभी। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से आप सभी को क्लास की डेली की पीडीएफ मिल जाएगी। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, यहाँ निराश होगा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो लालिमा जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वचन से निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति का बहुवचन बताना है आप सबको, क्या होगा? तो रीति का बहुवचन जो है रीतियां होता है, रीतियां, यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा, रीतियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपके सामने है, आंसर देना है आपको। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। यहाँ पर धार्मिक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, यही बताना है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, यहाँ पर क्रिया होगा, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक शब्द जो है ये क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और कर्ता क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विधेय रहता है, कर्ता विस्तार या फिर विधेय पूरक, कर्ता पूरक। तो उद्देश्य के साथ कर्ता में जो है विस्तार रहता है, कर्ता विस्तार रहता है। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यहाँ पर काल से प्रश्न है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भेद है या फिर संदिग्ध भूत है। तो मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर पूर्ण भूत है, क्या है, पूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण का, एकल उद्धरण का, प्रश्न चिन्ह का या फिर योजक का। तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए हमेशा दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतस और यहाँ पर ऊष्म होगा, ऊष्म वर्ण कितने हैं? वर्णमाला से प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन दिया है 7, 6, 8 और 9। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण बताने हैं आपको, तो कितने हैं? 8 होते हैं। 4 होते हैं अंतस्थ, जो होते हैं य, र, ल और व, और 4 होते हैं ऊष्म। कौन से होते हैं? श, स, श और ह। याद रखेंगे आप सभी, दोनों को मिलाकर कितने हैं? 8। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। कब लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सभी उत्तर दीजिएगा। राजभाषा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं आप सभी को, कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। प्रयोग या फिर संरचना कह सकते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। क्रिया के मूल भेद पूछे कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक।
अकर्मक और सकर्मक। तो याद रखेंगे, क्रिया के मूल भेद पूछे 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो 5 होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या फिर गुणवाचक। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिस स्वरों में उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रीश्व होगा, ह्रीश्व से 2 गुना समय लगता है उसको कहते हैं। तो आंसर बताइए कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है ह्रीश्व स्वर से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है गुरु स्वर कहते हैं। ह्रीश्व स्वर से जहां 2 मात्रा का समय लगे उसे गुरु स्वर कहते हैं, गुरु या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। गुरु और दीर्घ जो होते हैं दोनों एक ही होते हैं, याद रखेंगे। और दीर्घ से ह्रीश्व से 3 गुना समय जिसमें लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रीश्व स्वर जो होते हैं ये एक ही होते हैं। मूल कहिए या लघु कहिए या फिर ह्रीश्व कहिए। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ई, उ और री। गुरु स्वर की संख्या कितनी है? या दीर्घ स्वर की संख्या कहिए कितनी है? तो मूल दीर्घ पूछे तो 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा। कुल दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो 7 होते हैं। इसी के साथ ए, हो और औ होते हैं। ठीक, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगले प्रश्न पे, इसका आंसर जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए जो उचित वाक्यांश है कि जो नियमानुकूल न हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास है। तो आपको बताना है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका उत्तर डी ऑप्शन सही है। याद रखेंगे, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आपको लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दाम संवारे काम का क्या होता है? दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रुकने की चिंता होना। तो दाम संवारे काम मतलब पैसा सब काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? विलोम से शब्द है। प्रश्न है आप सभी का। तो आप सभी को आरोह का विलोम बताना है कि क्या होता है। तो आरोह का विलोम जो है अवरोह होता है। अगला प्रश्न है, यति का क्या अर्थ है? तो यति का अर्थ जो होता है क्या होता है? गण होता है या फिर विराम। तो यति का अर्थ जो है विराम होता है। क्या होता है? विराम। ऑप्शन सी जो है सही है। क्लास को आप सभी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किन कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? इनमें से किस कवि को होगा? ठीक, किस कवि को कवियों में राजकुमार के रूप से जाना जाता है? जगनीक को, जयदेव को, अमीर खुसरो को या फिर विद्यापति को? तो जो अमीर खुसरे हैं इन्हीं कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है? कलेश, मोक्ष, कष्ट, पीड़ा। तो मोक्ष जो है ये दुख का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? तो ये मुक्ति का पर्यायवाची।
अगला प्रश्न है जो कि विलोम शब्द से है, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो लापरवाह का विलोम जो है सावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम से क्या में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो क्या में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग से प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उन्नति है, विकास है, वृद्धि है, प्रगति है? तो संज्ञा शब्दों से आप सभी को पता चलते हैं कि लिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर विकास शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? अलंकार, उभय अलंकार, शब्द अलंकार या फिर अर्थालंकार? तो जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहां क्या होता है? अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है, अली शब्द में अनेकार्थी शब्द है। अली का अनेकार्थी आपको बताना है, क्या होगा? भंवरा कोयल, भंवरा आम्र, कोयल सुख, कोयल अज। तो अली का अनेकार्थी जो है भंवरा होता है और कोयल होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उदय, रौप्य, अम्बु या फिर नीर? तो जल का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो रौप्य जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कारक से किस वाक्य में कर्म कारक है? कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्म कारक बताना है आपको। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थक कर सो गया। तो यहाँ पर लड़का पत्थर फेंकता है, यहाँ पर कर्म कारक है। अगला प्रश्न है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो आपको प्रजा का बहुवचन बताना है। प्रजाजन होगा, प्रजावर्ग होगा, प्रजा होगा या फिर प्रजालोक होगा। प्रजा का बहुवचन जो है प्रजाजन होता है। ठीक, प्रजाजन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समास से सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह, संधि, समास विच्छेद या फिर समास? तो सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कोदंड का पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा नहीं है? तो भाला, तलवार, फावड़ा। इनमें से कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा है बताना है। कोदंड का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा धनुष है। अगला प्रश्न है, जो बहुत मंदगति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर, मंदाक्रांता, दीर्घ सूची, सत्वर। तो जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? तो ऋणी का विलोम जो होता है उरीण होता है। क्या होता है? उरीण होता है। ऑप्शन ए जो है सही है। कृतज्ञ का विलोम पूछे क्या होता है? तो कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? उपकार मानने वाला। और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। तो याद रखेंगे आप इन्हें। अगला प्रश्न है, वाक्य शुद्धि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए जो है ज्योत्सना सही है। ज्योत्सना में सदैव त और स जो है आधे होते हैं। पुण्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे, पुण्य। ये सही है, ये वाला गलत है। क्षमा कैसे होता है? ये छतरी वाला छ होता है। उन्नति में जो है त में सदैव छोटी की मात्रा होती है। ठीक, क्या होती है? छोटी की मात्रा। इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। उन्नति, उन्नति। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बहुवीर समास में दोनों पद गौड़ होते हैं। अव्ययी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद व्यय होते हैं।
समाज पद। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ नहीं होता, अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद जो है गौड़ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है, क्रोधित होना, रोटी नहीं बन पाना, कठिनाई में पड़ना, बर्बाद होना। तो आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है कठिनाई में पड़ना। आज के लिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अस्तित्व आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? परिवार के प्रति आस्थावान, मनुष्य के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान या फिर विज्ञान के प्रति आस्थावान। तो आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द जो है, जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। आज के लिए आपको प्रश्न है जिसका आंसर बताना है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे। 40 में से कितने प्रश्न सही किए गए हैं, वे भी आप बताइएगा। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। ठीक? तो आज अपना कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा और कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी बताइएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर 40 नए प्रश्नों के साथ हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।